नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में 6 आईएमटी की घोषणा के बाद कहीं न कहीं लोगों में इस योजना को लेकर काफ़ी वाद विवाद चला हुआ है। जींद की बात करें तो जींद में भी एक आईएमटी की घोषणा हुई है और सबसे ज़्यादा 12,000 एकड़ की जींद में सरकार को ज़रूरत है। और इस ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एडवोकेट सुनील कारल मौजूद हैं। मोहम्मद खेड़ा गांव इनका है और गांव की बात करें तो सबसे बड़े ज़मींदार सुनील कारल हैं। 40 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन इनकी गांव में पड़ती है और कह सकते हैं कि जो मोहम्मद खेड़ा गांव है और जो आसपास के गांव हैं वो आईएमटी के लिए सरकार ने सिलेक्ट किए हैं। और लगातार बात कर सकते हैं अलेवा, नगूरा और आसपास के गांव में कहीं ना कहीं आईएमटी को लेकर किसानों में विरोध भी है। सुनील कारल से हम सूची के बारे में बात करेंगे और जो पॉलिसी है 2017 पॉलिसी के अंडर सरकार अधिकरण कर रही है। एक पोर्टल बनाया गया है सरकार ने और कहा है कि जो भी किसान अपनी ज़मीन देना चाहता है तो उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। सुनील जी, लगातार विरोध हो रहा है आईएमटी को लेकर, किस प्रकार देखते हैं? नमस्कार अमन जी, आपने ये मौका दिया और मैं आपके दर्शकों का नमस्कार करता हूँ कि शायद आज की बात से काफ़ी क्लियरिटी लोगों को मिले। जो देखिए हमारा इलाका था अमन जी, ये एक ऐसा इलाका था जहाँ बड़ा ही कई तरह की प्रॉब्लमें थी, जो छोटे छोटे गांव हैं, लेकिन NH 152D और जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन आने के बाद इस गांव, इस पूरे इलाका ये ऐसा वाइबल और मैं कहता हूं कि रिवेन्यू पावरफुल इलाका हो गया है कि जो पूरे उत्तरी भारत में कहीं पर भी नहीं है। यहाँ से आप देखिएगा 40 मिनट के डिस्टेंस पे आप UER2 जिसका उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री जी ने किया है, और 2 घंटे 10 मिनट में आप चंडीगढ़ के बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं। तो आप देखिए जो ये पॉलिसी लेके आए हैं, एक बात में तो मैं सरकार का पक्षधर हूँ कि इन्होंने पहली बार, हमने देखा है विंग एडवोकेट, हमने देखा है कि पहले भी पॉलिसीज आई हैं, 2010 की आई है, 2012, उसके बाद 14, 17, 22 लगातार पॉलिसीज का जिक्र हो रहा है। लेकिन इस पॉलिसी में इस बात के पक्षधर हैं कि सरकार ने ये बोला है कि आप अपनी स्वेच्छा से अपना रेट बताइए ज़मीन का, लेकिन उस पर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या किसान जो रेट देगा, मान लिया 8 करोड़ रुपए किसान ने रेट दे दिया, कि क्या सरकार प्रतिबद्ध है वो रेट देने के लिए? इस पर सरकार की पॉलिसी बिल्कुल साइलेंट है। मैं चाहता हूं कि जिन भी प्रतिनिधियों को सरकार ग्राउंड्स पे जिले में अपने प्रतिनिधि बना के उतारना चाहती है, वो किसानों को जाके इसके बारे में सचेत करें। दूसरी बात, हमारी ये जो ज़मीन है, ज़मीन की क्या वैल्यू है किसान के लिए? किसान, आज मैं वकील बना तो अपनी ज़मीन की वजह से बना हूँ, हमारी कोई दूसरी इनकम नहीं थी। हमारे बाप दादाओं ने सुबह से शाम हम खुद खेतों में रहे हैं, तब जाके ये शोहरत, ये रुतबा प्राप्त हुआ है। इसमें देखिए अगर हमारी ज़मीन जाती है तो क्या किसान को रेट पे क्लियर करने के बाद वो ये बताएं कि जो डेवलप एरिया होगा उसमें क्या रिजर्वेशन है सरकार की। आप जितने भी देखेंगे, चाहे गुड़गांव में देखते हैं, मानेसर में देखते हैं, एक एक डेवलप एरिया में जो कलेक्टर वहाँ पर रेवेन्यू स्टेट्स बनते हैं, उसमें उसका किराया है, या कोई लोग अपनी छोटी इकाई चलाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ के किसानों को क्या मिलेगा? पहले हम बात करते हैं पॉलिसी 2017 की, उसमें क्या है किसान जानना चाहेंगे क्योंकि किसान लगातार विरोध भी कर रहे हैं। काफ़ी किसानों को पॉलिसी के बारे में नहीं पता है। पॉलिसी 2022 के तहत पहले अधिकरण होता था, अब की बार क्या है, क्या नया इसमें? मैं वाकिफ़ हूँ आपकी इस बात से, और मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान जाते हैं, वो कभी 2022 की, कभी पंजाब की बातें करते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस इलाके से नहीं है, तभी भी इस इलाके की बात कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि एक बार आके इलाकों की 2017 की एक पॉलिसी बनाई थी सरकार ने। ये पॉलिसी आप देखेंगे मेरे सामने रखी हुई है, इसमें 2-3 अमेंडमेंट आए हुए हैं। इसमें है परचेज ऑफ लैंड वॉलंटरी, परचेज ऑफ लैंड फॉर वॉलंटरी। इसमें कई भूमिकाएँ हैं, जिसमें एक कमेटी बनाते हैं बाद में, कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, जिसमें मेंबर होते हैं। जो 2017 में उस इलाके का विधायक भी उस कमेटी का मेंबर होता था, जो रेट ऑफर करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ लोगों को जाके पहले ये तो बताएं, भाई हमने जो कोट कर दिया, कल को हमने कोट कर दिया, सरकार यहाँ पर आके अपनी मनवाफिक कोई भी रेट दे दे, जैसे कि 1 करोड़ रुपए दे दिया, तो लोगों को ये बताएं क्या हम उसे अब स्वेच्छा से देने के लिए तैयार हो गए कि उससे विड्रॉ कर सकें? हम उससे हमारा जो भी स्वीकृति हमने दी हैं उसको उससे बाहर निकालने की भी कोई प्रावधान है या नहीं है? क्या किसान बाउंड हो जाएगा? एक और दूसरी कन्फ्यूज़न चली हुई लोगों में कि 60%, 70%, 75% अगर लैंड चली जाएगी, जो यहाँ तो स्वेच्छा से मांग ली। जैसे आपने मेरे बारे में बताया, भाई मैं अपने 20 एकड़ देता हूँ, 20 एकड़ नहीं देता हूँ,
कल को 70% 75% लैंड चली जाए, मुझे तो खतरा हो गया ना, मेरा 20 जाएगा या रहेगा। इस बात पे भी सरकार क्लियर हो। तो ये पॉलिसी है, तो इसके लिए जो भी सरकार, जिसमें अभी अमेंडमेंट जो आया मैंने पढ़ा था, उसमें डीसी साहब को बहुत सारी पावर दी गई हैं। तो मुझे लगता है कि डीसी साहब को अपने प्रतिनिधि या जो भी ऑफिसर्स वहाँ भेज के लोगों को क्लियर करो। लोग अभी भ्रम की स्थिति में, कन्फ्यूजन में हैं। अब वो विरोध करने भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा यूट्यूबरों में गांव गांव जाके कमेटियां बनाने की रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये कर रहे हैं जिस ऐसा ना हो कि कभी हम ही गुमराह हो रहे हों। तो इस भ्रम को, इस गुमराहपने को और इसकी वास्तविक जानकारी को लेके सरकार को लोगों में जाना चाहिए। उससे ही, उसके बाद ही किसी अगली स्थिति के बारे में स्थिति। आपने बताया कि किसान 6 करोड़ 8 करोड़ कोट करते हैं, क्या सरकार वो दे पाएगी? आपके यही 40 एकड़ से ज़्यादा, यही है। 40 एकड़ से ज़्यादा आपकी ज़मीन है गांव मोहम्मदखेड़ा में। तो आप क्या लगता है, आपने जैसे बताया कि हाईवेज हैं और दिल्ली चंडीगढ़ का आसान रास्ता हो गया है, तो क्या लगता है आप कितना कोट कर सकते हैं अपनी ज़मीन के लिए पर एकड़? कोटेशन तो तब बात आएगी जब पहले इसके बारे में स्पष्टता आएगी। यही तो कंफ्यूजन है। हम कोट कर दें, वो ना मिले, फिर क्या करेगा किसान? करनी तो हमें खेती है वहाँ। आज भी हम जाके वहाँ पे अपने खेत में रहते हैं, हम तो रहते भी खेत में हैं। तो इन सारी, यही कंफ्यूजन, यही लोगों के दिमाग में जो भ्रम है, इसी को दूर करने के लिए आज ये बुलाया गया है। इसके बारे में आप देखोगे कि अभी हाई कोर्ट में कोई नई लिटिगेशंस भी कल या परसों डाली है, जिसमें 23 सितंबर रखा गया। सरकार वहाँ भी अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तो कई तरह की भ्रामक अफवाहें, भ्रामक न्यूज़, इनको स्पष्टता करने का मुख्य जो जिम्मेवारी है वो प्रशासन की है। किसानों में बात चल रही है, जैसे ज़मीन ये खरीदी गई है, यहाँ पर खेती अच्छी होती है, उपजाऊ ज़मीन है। अगर किसानों ने आईएमटी के लिए ज़मीन चुनी थी तो जुलाना साइड क्यों नहीं चुनी, जहाँ पर मारू इलाका है? तो ये भी चर्चाएं हैं। ये जो मैंने पहले ही इस इंटरव्यू के स्टार्टिंग में बोला था, कनेक्टिविटी। आजकल ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी इज़ द सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। उसी के कारण ये इलाका चूज हुआ, वरना हमारे इलाके में तो जुलाना में भी हाईवेज, जुलाना से भी हाईवेज जाते, कनेक्टिविटी तो वहाँ पे भी अच्छी है। किसानों का कहना है, किसानों का कहना है। उसके अंदर बहुत सारी आधारभूत चीज़ें होती हैं जिनको मापदंड को सामने रख के उन इवेल्युएशंस कमेटीज़ करती हैं, उसके बाद ही आप इस निर्णय पे जाते हैं। वरना आज से पहले ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ? हाईवेज तो पहले भी जाते थे पूरे। आप NH1 एक ही हाईवेज था हरियाणा में, उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है उसका, और हमारे जींद जैसे इलाके में चाहे तो किसान ये भी करते हैं। जैसे 12,000 एकड़ हम आपको बता दें, आईएमटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़मीन की जो ज़रूरत पड़ी है जींद में पड़ी है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं ज़मीन ले लेगी, आईएमटी नहीं बनाएगी, कहीं ना कहीं अंबानी अडानी को ना दे दें ज़मीनें। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए तो आप आज ये इंटरव्यू कर रहे हो, और उसी की मांग हम सरकार से कर रहे हैं कि वो स्पष्ट तरीके से आए, पारदर्शिता लेके आए, किसानों को किसी भी भ्रम में मत डालेगा। क्योंकि किसानों का जो उत्पीड़न हुआ है, आज तक उत्पीड़न ही तो हुआ है। जो पीछे दिल्ली में बैठे रहे 3 कानून थे, वो बाध्य थे, इसलिए किसानों को क्लियरिटी थी कि हम बाध्य हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर बाध्य नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि एक सबसे अच्छी बात सरकार की ये है कि यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है। आप गांव में जाते हैं, गांव में लोगों से बातचीत करते होंगे, आसपास के गांव के लोगों से बातचीत, क्या विचार है आईएमटी को लेकर, भूमि देने को लेकर? आईएमटी को लेके विचार अनुकूल हैं, लेकिन बाकी पॉलिसी की जटिलताओं को लेके वो इतने ही प्रतिकूल हैं। तो इस अनुकूल और प्रतिकूलता का जो बीच का जुड़ाव है, वो प्रशासन, सरकार, जो भी एजेंसी है वो क्लियर करे। अगर आईएमटी बनती है, जैसे रोजगार को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती है कि जींद में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, तो बातचीत करें आईएमटी को आने के बाद रोजगार को किस प्रकार देखते हैं? बेरोजगारी दूर होगी जींद वासियों की? ये तो जायज़ सी बात है कि आईएमटी आने के बाद विकास की नई परतें खुलेंगी, उसमें रोज़गार भी मिलेगा। वो चाहे हमारे यहाँ के बासिंदों को रोज़गार मिले या बाहर वाले को, पूरे इलाके के लिए तो एक अच्छी बात है, जिससे कि हमारा रेवेन्यू, अगर साइबर हब और मिलेनियम सिटी गुड़गांव नहीं बनता, मानेसर में आईएमटी नहीं आती, तो क्या वो आज जो इस प्रदेश का 33% रेवेन्यू दे रहा है, क्या वो दे पाता? लेकिन काफ़ी गांव में देख रहे हैं, नगूरा है, अलेवा है, वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, और कहीं ना कहीं वीडियो भी देखने को मिलती है। वो नहीं चाहते कि आईएमटी यहाँ पे आए, कहते हैं कि भूमि हमारी माँ है और माँ को हम बेचना नहीं चाहेंगे। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं रोज़गार और बेरोजगारी का मतलब गीत गाते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है और कहीं ना कहीं बच्चे बेरोजगार रहते हैं, और आईएमटी आने पर विरोध भी हो रहा है। अभी आपने जुलाना की बात की थी कि जुलाना के किसान चाहते कि हमारे यहाँ आईएमटी दो, और उस तरफ वो आप अड़ेवा और वहाँ की बात, एक तो हमारे जो अड़ेवा और नगूरा का जो एरिया है वो सबसे कम है इस आईएमटी में,
क्योंकि मुख्य गांव तो खरगादियाँ, मेरा गांव है, सैरडा है, मांडी, गोइया, खांडा, ये गांव हैं। उनसे जाके पूछिए कि भाई जिन लोगों की ज़मीन आई हुई है उनका क्या कहना है, और वॉलंटरी इसमें मत दो। इसमें विरोध और ना विरोध की बातें तो आई नहीं। जो सी माँ वाली बातें तो देखो, हमारा इलाका ऐसा है, इसमें है ना माइग्रेशन का इशू भी रहा है कुछ वक्त पहले, जिसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग डोंकी के रूट से यूएसए गए हैं या कहीं गए हैं। कुछ पर्टिकुलर हमारे खरगादियाँ जैसे गांव है या डाठरत है। डाठरत के बारे में तो पीछे बीबीसी ने एक दिन कोट किया हुआ था, और दी ट्रिब्यून ने शायद एक पूरी स्टोरी बनाई थी कि इस गांव से इतने बच्चे डंकी रोड से वहां गए हुए। तो उनमें से आप 50% लोग ज़मीन बेच के ही गए हुए हैं। तो अगर वो हो जाता है तो शायद ना जाने की ज़रूरत पड़े। सबसे बड़ा मुद्दा इस पे ये रखिए कि इसकी बजाय कि किसान को उस डेवलप लैंड में से भी कोई रिजर्वेशन मिलेगी कि नहीं। आप पैसे, पहले तो पैसे कितने देते हैं, फिर वो जो पैसा आएगा उसके यूटिलाइजेशन की बात है। वरना तो ऐसे अनाप शनाप पैसे की वो नहीं होती। ज़मीन के बदले ज़मीन। मैं ये नहीं कह रहा इसमें मैं एक लैंड पूलिंग भी थी, इसमें ज़मीन वो उस पॉलिसी का बिल्कुल जिक्र नहीं है यहाँ पर, ना ही उसका इस 2017 की पॉलिसी से कोई सरोकार है। आप ये देखिए कि पहले तो प्राइस जो किसान कोट करेगा उसमें कितनी पारदर्शिता रहती है, क्या उसके बाद वो अपनी जो अनुमति अब सरकार को दे रहा है वो अपनी अनुमति वापस ले भी सकता है या नहीं ले सकता है। उसके बाद डेवलप एरिया में जिस सेक्टर में वो प्लॉटिंग होएगी उसमें कोई रिजर्वेशन किसानों के लिए रहेगी। फिर साथ में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि इलाके में पढ़े लिखे भी लोग हैं, ऐसे तो नहीं है कि सारे किसान, तो उनके बच्चे क्या वहीं एम्प्लॉयड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। साथ के साथ लाल डोरे की ज़मीनें हैं जैसे हैं, इनके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से सरकार को एक पारदर्शी माहौल बनाकर और लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। उसके बाद ही किसी अगले कदम की बात कर सकते हैं। ये अभी कहना बड़ा मुनासिब नहीं रहेगा कि ये ज़मीन को देना है ना देना है या क्या, या जो विरोध है ये कितना सार्थक है। विरोध तो है ही, लेकिन कितना सार्थक है इस पे ये टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुनील कारल और मोहम्मद खेड़ा गांव के निवासी हैं, सबसे बड़े किसान हैं और 40 एकड़ से ज़्यादा इनकी ज़मीन है। और आईएमटी को लेकर लगातार मोहम्मद खेड़ा कह सकते हैं आसपास के जितने भी गांव हैं, किसानों में चर्चाएं हैं कि आईएमटी को लेकर जो ज़मीनें ली जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार आईएमटी के लिए ज़मीन लेगी लेकिन आईएमटी नहीं बनाएगी, कहीं ना कहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन दी जाएगी। काफ़ी चर्चाएँ हैं। भूमि को माँ बताते हैं जैसे किसान कि भूमि हमारी माँ है और हम माँ को नहीं देंगे। तो काफ़ी वाद विवाद चला हुआ है। जींद में काफ़ी धरने प्रदर्शन गांव स्तर पर देखने को मिलते हैं। सुनील कारल ने पॉलिसी को लेकर भी अपने विचार रखे और भूमि अधिग्रहण को लेकर बताया गया कि जो किसान कोट करेंगे ज़मीन को लेकर, मान लिया जाए 1 एकड़ के लिए किसान 5 करोड़ 7 करोड़ कोट करते हैं, क्या सरकार वो देगी? और ज़मीन लेने के बाद जो आईएमटी बनेगी वहाँ पर कितनी आरक्षित सीटें गांव की रहेगी, जो जहाँ पर ज़मीन ली जाएगी वहाँ पर नौकरियों को लेकर कह सकते हैं जो अन्य चीज़ें हैं वहाँ पर उन गांव वालों को कितनी सुविधाएं दी जाएंगी। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।